स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपने उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूँ अमीषा यादव। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, विपक्षी नेता आमतौर पर दुनिया में होने वाली घटनाओं पर विरोध करते हैं, मार्च निकालते हैं, शोक करते हैं, समर्थन करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो कोई भी विपक्षी नेता विरोध नहीं कर रहा, ना ही बयान दे रहा है। 90% बांग्लादेश में प्रताड़ित समुदाय दलित है। देखिए, जिस प्रकार के वहाँ के चित्र आ रहे हैं, जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं, बहुत सारे चूंकि एक प्रश्न मेरे मन में बार बार खड़ा हो रहा था कि देश के अंदर या विदेशों में कोई भी घटना होती है तो कभी कोई कैंडल मार्च निकालते हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता कभी जो है उनके लिए बयान जारी करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, समर्थन देते हैं, कभी विरोध करते हैं। लेकिन इतना बड़ा हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ तमाम प्रकार का अमानवीय व्यवहार वहां पर हो रहा है, सड़कों पर वो आ रहे हैं, उनको घरों को छोड़ना पड़ रहा है, एक त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रतिपक्ष के एक नेता ने भी अभी तक न कोई बयान जारी किया, न ही कोई जो कैंडल मार्च निकालने वाली टोली है वो टोली भी गायब है। ऐसे समय में चूंकि हर समय जाति पाति में बांटने वाले जो नेता हैं वह भी सामने नहीं आ रहे हैं, और जबकि वहां पर एक समुदाय के लोग जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है उसमें 90% लोग केवल दलित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक संगठन द्वारा बीते रोज दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ी कैंट देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस पर पूर्व सैनिक संगठन के अधिकारी और सैनिकों के साथ वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राज्य में शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जाने और शहीद सैनिकों के परिवारजनों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल की जाने की घोषणा के प्रति उनका आभार व्यक्त कर मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया। और हम सभी सैन्य पृष्ठभूमि से आते हैं। सैनिकों का जो कठिनाइयां हैं, उनकी चुनौतियां हैं, उनके जीवन में होने वाले तमाम प्रकार की जो कठिनाई है उसको हम लोग उसका उत्थान कर सकते हैं, उनको उनके कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता है हमारी सरकार की, उसको लेकर हमने पिछले दिनों में निर्णय लिए। आने वाले समय सैनिक कल्याण के हम हर प्रकार के निर्णय लेंगे, क्योंकि सैनिक हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सैनिकों के 1 रैंक और 1 पेंशन जो कि लंबे समय से रुकी हुई थी वो सैनिकों को मिलनी प्रारंभ होती, जिससे यहाँ आर्थिकी के साथ साथ सैनिकों के सम्मान की रक्षा हो पाई। निश्चित रूप से यहाँ हमारे प्रधानमंत्री इतने सैनिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए कर रहे हैं, और हम सैनिक बहुल्य प्रदेश में उसको तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। 21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र की अवधि को लेकर जहां कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि विधानसभा सत्र कितने दिन चलेगा इस सरकार के संसदीय कार्य मंत्री और बिजनेस कमेटी द्वारा बिजनेस को लेकर तय किया जाता है। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें बिजनेस को लेकर चर्चा होती है, जिसके आधार पर सत्र की अवधि तय की जाती है। नहीं, सरकार के पास हर सवाल का जवाब होता है। विभाग से संबंधित सवाल होते हैं और विभागीय मंत्री हर सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन विधानसभा कितने दिन चलेगी ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और सरकार के द्वारा संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा बैठ करके जो बिजनेस आना होता है उसके आधार पर तय होता है। सर्वदलीय बैठक भी होती है उससे पहले, उसमें सारी चर्चा होती है। तो जितने दिन का आवश्यक बिजनेस होगा सरकार के पास उतने ही दिन का सत्र होगा। उससे अधिक सत्र की कोई केवल दिखाने के लिए सत्र नहीं होता, कामकाज के लिए होता है। राज्य विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा भवन में आयोजित होगा। 3 दिन तक चलने वाले सत्र पर कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य ने सरकार पर मनमानी किए जाने का आरोप लगाया। मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश
सरकार सवालों से बचना चाहती है। प्रदेश में बेरोजगारी, रोजगार, आपदा जैसे सैकड़ों सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना है, लेकिन वह सत्र का समय कम कर सवालों से बचना चाहती है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश की समस्या को सदन में जरूर रखेगी। गतिरोध पैदा करता है, हंगामा करता है, विपक्ष बैल में आ जाता है और इसकी वजह से सदन स्थगित होता है, ये अक्सर कहा जाता है। लेकिन उत्तराखंड के सदन में पिछले जो सत्र प्रारंभ हुए हैं उसकी प्रोसीडिंग उठा लें। उन सत्रों की अगर प्रोसीडिंग उठाएंगे तो व्यवधान कौन पैदा कर रहा है? ये अजीब विडंबना है कि सत्ता पक्ष की ओर से रूलिंग पार्टी ऐसा माहौल करती है, व्यवधान पैदा करती है, जिससे कि उधर से हंगामा होता है, इधर से हंगामा नहीं होता। हम तो चाहते हैं कि समय बहुत कम है, उसका सदुपयोग किया जाए, लेकिन ये चाहते हैं कि 2 दिन अगर मिले हैं, 2 दिन में हंगामा करें और सदन को हम स्थगित कर दें। ये इनकी नीयत है। मंगलौर के बड़े बहुत दिनों से पेंडिंग विषय हैं, जिसमें मंगलौर और हरिद्वार जिले में जल भराव बड़ा मुद्दा है। बिजली, खराब बिजली, कम वोल्टेज की बिजली, ट्रांसफार्मर समय से ना लगना, ये एक बड़ा मुद्दा है। फिर मंगलौर में पेयजल की समस्या खड़ी हुई है, गंदा पानी पेयजल विभाग दे रहा है। 11 में से 3 ट्रांसफार्मर यहाँ ट्यूबवेल ख़राब हो गए हैं पिछले 1-2 साल के अंदर, और 8 जो ट्यूबवेल हैं उस पर स्टेबलाइजर नहीं है। फिर लिबरेडी का पुल ख़राब है, रुड़की का पुल ख़राब है। इन सभी चीज़ों को लेकर हम क्षेत्रीय विषयों को, रक्षा भाई, इन सभी विषयों को लेकर हम विधानसभा में आएंगे। और आपदा के समय, इस समय उत्तराखंड पूरा आपदाग्रस्त है और सरकार सिर्फ अपने सरकार के मैनेजमेंट में लगी हुई है और उसके अलावा उनको कोई चिंता नहीं है। सिर्फ संवैधानिक संकट से बचने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया है औपचारिक रूप से, और केवल उन्होंने अपना अनुपूरक बजट पास करने के लिए। तो इन सब विषयों को लेकर के जनता के विषय सदन में आए, ज़्यादा दिन सदन चले। हम लोग माननीय यशपाल आर्य जी हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं उत्तराखंड में, आपके नेतृत्व में हम विधानसभा में इन विषयों को लेकर आएंगे और सरकार से हम जनता के सवालों का जवाब मांगेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे की अध्यक्षता में विधायक मंडल दल की बैठक आयोजित की गई। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि इस बैठक में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और केदारनाथ के उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव के रोड मैप को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है और खास तौर पर गैरसैंण में होने वाले मानसून सत्र को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई है। आज दिल्ली में 4 बजे आदरणीय शैलजा जी और दीपिका पांडे जी सह प्रभारी हैं, आदरणीय गुरदीप सप्पल जी के तत्वाधान में विधायक मंडल दल की एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें पूर्व वाली बैठक के सारे एजेंडे रहेंगे, जिसमें निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और केदारनाथ का बाई इलेक्शन, 27 का जो रोड मैप है उसके विषय में भी चर्चा होगी। और इस बैठक में जो सबसे खास बात है वो गैरसैंण में होने वाले सत्र के विषय में भी इस बैठक में देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका मीणा के निर्देश पर विकास भवन के सभागार में देहरादून के जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार द्वारा जिला गंगा सुरक्षा समिति की बैठक ली गई। इस बात पर सुनील कुमार ने कहा, बैठक में संबंधित विभाग जैसे नगर निगम, जल निगम और जल संस्थान के साथ मिलकर गंगा नदी को स्वच्छ रखने की दिशा में कार्रवाई करने पर समीक्षा की गई। जी, जिला गंगा समिति की जो बैठक है जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में आयोजित की गई थी, जिसमें संबंधित जो हमारे विभाग हैं, जल निगम, जल संस्थान, नगर निगम, इन सबके साथ इस परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की जाती है कि जो गंगा को स्वच्छ रखने की दिशा में कार्यवाही की जाए। इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि शहर के अंतर्गत जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो स्वच्छता की व्यवस्था है, खासकर इसमें कि हमारे STPs हैं, उनका संचालन सही ढंग से हो, जो हमारा कूड़ा प्रबंधन का संचालन सही ढंग से हो, इस पर समीक्षा की जाती है। इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनके द्वारा भी अपनी बातें रखी जाती है और उसमें डिस्कस किया जाता है।
ताकि गंगा की स्वच्छता को। राजधानी देहरादून में हर सोमवार को जिलाधिकारी द्वारा आम जनमानस की शिकायतें सुनी जाती है और उन पर तत्काल कार्रवाई के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। आज जनता दरबार में जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने बताया कि लगभग 100 से ज्यादा शिकायतें आई है। ज्यादा शिकायतें आपसी झगड़े, जमीन कब्जाने, बिजली पानी से संबंधित आदि है। इसके अलावा कुछ शिकायतें बरसात के मौसम में जलभराव की भी आई है, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। करीबन 100 के आसपास शिकायतें आई हैं और अलग अलग तरह की शिकायतें हैं। इसमें सीनियर सिटीजन से रिलेटेड काफ़ी शिकायतें हमारे पास आती हैं। इसके अलावा लैंड डिस्प्यूट्स और जो बिजली, पानी और आपदा से रिलेटेड शिकायतें। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के सभी जनपदों में अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग केंद्र के डायरेक्टर इंजीनियर विक्रम सिंह ने बताया कि आज कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, लेकिन कल यानी मंगलवार को भारी बारिश राज्य के अधिकतर जगहों पर देखने को मिल सकती है। उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि भारी बारिश के साथ नदी नाले भी उफान पर आ सकते हैं, इसीलिए लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हालांकि 16-17 अगस्त को मौसम सामान्य हो जाएगा और कुछ जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, 12 तारीख आज आपकी अगस्त की हो गई है और पास्ट 24 आवर्स में तो हमारे को अच्छी एक्टिविटी मिली है प्रदेश में, जिसमें कि जो है सामान्य रही है वो एक्टिविटी तो, और एक दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें कि हैवी रेन, जैसे हरिद्वार है, इसी तरह टेहरी डिस्ट्रिक्ट है, और इधर जो है कुमाऊं रीजन में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है एक आधे स्टेशन में हैवी रेन्स भी मिली है। आज अगर देखते हैं तो आज भी हल्की से मध्यम बारिश तो सारे प्रदेश में रहेगी ज़्यादातर जगहों में, और अगर भारी वर्षा की बात करें तो उसमें जो है चमोली है, बागेश्वर है, या इसी तरह देहरादून, टेहरी है या हरिद्वार है, तो इनमें रखा गया है जो है। और जो इंटेंस स्पेल है या वेरी इंटेंस स्पेल तक की है तो वो हिल्स में और जगह भी उसकी संभावना बिल्कुल है। तो मैं कहूँगा कि नॉर्मल एक्टिविटी आज भी प्रदेश में वो रेनफॉल की मिलने वाली है। कल जब आप जा रहे हैं तो एक्टिविटी बढ़ेगी 13 तारीख को। तो 13 तारीख को आप देखेंगे कि जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर, इनमें भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। और जो बाकी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट बच रहे हैं, जिसमें कि रुद्रप्रयाग है, टेहरी है, पौड़ी है, इधर देहरादून है या हरिद्वार भी है, तो इनमें भी भारी वर्षा जो है इक्का दुक्का जगहों में इनमें भी भारी वर्षा रहेगी। कुमाऊं रीजन को और डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो नैनीताल में संभावना है कि वहां पे भी एक आधे स्टेशन भारी वर्षा उसमें आ सकती है। तो इस तरह की स्थिति है। तो कल जो है मैं कहूँगा कि मानसून थोड़ा एक्टिव रहेगा, खासकर गढ़वाल रीजन के अगर मैं बात करूँ तो एक्टिव मानसून वहाँ रहना चाहिए। कुमाऊं लोअर कुमाऊं रीजन में थोड़ी कम एक्टिविटी, लेकिन फिर भी जैसे नैनीताल मैंने बोला उसमें ठीक ठाक एक्टिविटी मिलेगी, एक आध हो सकता है वहाँ पर भी हैवी रेंज तक जाएगी। उसके बाद जब आप आगे जाते हैं 14, 15, 16 में तो थोड़ी एक्टिविटी कम तो हो रही है कल के कंपेरिजन में, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि सामान्य के आसपास जो बारिश है वो आगे भी मिलती रहेगी। और एका दुक्का डिस्ट्रिक्ट है जैसे देहरादून है या बागेश्वर है, नैनीताल है, तो इनमें संभावना कि एक आधे स्टेशन जो है हैवी रेंज को उसमें भी मिल जाएंगे। 14, 15, 16 की अगर बात करते हैं तो इस तरह की स्थिति है। तो सामान्य बारिश तो मैं कहूँगा कि जो नॉर्मल रेन है, लाइट से मॉडरेट है ज़्यादातर जगहों में, वो तो आपको 14, 15, 16 में ही मिलेगी। पर कल जैसे मैंने बोला कि जो हैवी या वेरी हैवी रेंज भी जिन डिस्ट्रिक्ट में बोला है तो वो भी चीज़ें दिख रही है। तो एक्टिव मानसून कल जो है वो रहना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि अभी देख रहे हैं कि लगातार बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो दिक्कतें हो रही है, क्योंकि अब सैचुरेशन पहुंच चुका है और जो बारिश हो रही है चाहे वो मॉडरेट हो या हैवी तक की मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो है जो लैंडस्लाइड है वो बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें अगस्त में जनरली देखी भी जाती हैं कि बढ़ोतरी होती है इन चीज़ों में, और गाढ़ गदेरों में भी पानी बढ़ रहा है। तो आवागमन जो कर रहे हैं वो काफ़ी धैर्य से करें, ध्यानपूर्वक करें और सतर्क होकर करें। और इसी तरह जो गाढ़ गदेरों के आसपास है या लैंडस्लाइड जोन के एरियाज के आसपास है वो लोगों को काफ़ी सतर्क रहना चाहिए जो है। तो इस यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2 दिन पहले वाराणसी से एक दंपत्ति गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आया था। रात के वक्त एक महिला ने उनका 8 महीने का बच्चा चोरी कर लिया।
और फरार हो गए। इस वारदात के खुलासे के लिए गठित पुलिस टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपी महिला को योग नगरी ऋषिकेश से दबोच लिया है, जिनके कब्जे से बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया है। आरोपी महिला लुधियाना की रहने वाली है, उसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। वहीं बच्चा मिलने पर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने जीआरपी पुलिस का भी आभार व्यक्त किया है। पूछताछ के आधार पर जो अपहरण करने वाली महिला थी उसका हुलिया हमें पता चला था। उसके संबंध में जो है चेकिंग की गई और काफ़ी सघन चेकिंग की गई। सीसीटीवी कैमरास में हालांकि कोई फुटेज नहीं मिली थी। इस संबंध में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया था कि जो प्राप्त हुलिया है उसी आधार पर हम लोग सर्च कर रहे थे और काफ़ी जगहों पर जिसमें रायवाला, ऋषिकेश, मुनि की रेती, लक्ष्मण झूला सब जगह हमारे द्वारा चेकिंग की गई और उसके पश्चात महिला को जो है ऋषिकेश से अरेस्ट किया गया, जिसके पास से जो अपहृत बालक है उसको बरामद किया गया है। अभी महिला जो है उसके बारे में ये पता चला है लुधियाना की रहने वाली है। बाकी उसका आपराधिक इतिहास क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं। जो भी जानकारी आएगी उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा। इसका मोटिव क्या था वो अभी क्लियर महिला के द्वारा नहीं बताया गया है। बाबू जी ने हमारी बहुत मदद किया। दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन में हमारा बच्चा लिया करके हरिद्वार उत्तराखंड के हमारा बेटा हमारे गोद में दे दिया लिया करके। कितनी खुशी हो रही है बच्चा? हमारे खुशी बहुत हो रही है भैया जी, खुशी हमारी बहुत हो रही है। हमारा बच्चा लिया के हमारे गोद में दे दिया। उसके भगवान मार रहे हैं हम। पुलिस ने हमारा बहुत मदद किया हरिद्वार के। एक ही बच्चा आपका? हमारा 5 बच्चे हैं, 3 बेटी 2 बेटा। सबसे छोटा था ये, इसको भी उठा ले गया था। क्या नाम है इसका? जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आजाद भारत के इतिहास में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर आपातकाल को दोषी ठहराया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बीच हरिद्वार में एक मानवाधिकार संगठन के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केसी त्यागी ने कहा, आजाद भारत में आपातकाल मानवाधिकार के उल्लंघन का सबसे बड़ा उदाहरण है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के कड़े कदम उठाए, जिससे कि वहां हिंदुओं की रक्षा हो सके। कार्यक्रम में कई संत और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत समेत कई नेताओं ने शिरकत की। आपातकाल एक जरूर दौर ऐसा है जब ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए, लेकिन उसके लिए यूएन से लेकर के और बहुत संस्थाएं कार्यरत हैं। मुझे प्रसन्नता है कि देहरादून से लेकर के और अंडमान तक हर राज्य में, हर प्रदेश में ह्यूमन राइट्स को जिंदा रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए संगठन बने हुए हैं। मुझे आज ऐसे ही संगठन में यहाँ आने का सौभाग्य मिला है और जब तक पत्रकार, जुडिशरी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सक्रिय हैं तब तक ह्यूमन राइट्स को कोई खतरा नहीं। हाँ, जो माइनॉरिटीज वहाँ हैं, उनके तो सभी अधिकार छीन चुके हैं, ह्यूमन राइट्स नहीं। उनको तो वहाँ रहने का अधिकार भी छीना जा रहा है। उस पर जिस तरह के विश्व समुदाय को रिएक्ट करना चाहिए था, माफ करना, वो नहीं किया। तो क्या मांग करेंगे? चाहता हूँ यूएन, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका सभी इस बात के लिए आवाज उठाएं कि वहाँ जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जो जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। जनपद पौड़ी में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए पुलिस जल्द कुछ और शातिर अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोल सकती है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद पौड़ी में वर्तमान में 43 हिस्ट्री शीटर है जिनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ शातिर अपराधियों को चिन्हित किया गया है जिनकी क्राइम हिस्ट्री खंगालने का काम चल रहा है और जल्द ही ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भर में हमारे कुल 44 हिस्ट्री शीटर हैं और उनकी निगरानी करना जो होता है बहुत अहम होता है, क्योंकि कई एक्टिव अगर हमारे हिस्ट्री शीटर हैं तो वो क्राइम को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए हमारी क्राइम मीटिंग में भी हमेशा ये इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि उनकी निगरानी की जाए। साथ ही साथ हमारी कई ऐसे नए अपराधी होते हैं जो कि नए अपराधी समय समय पर बनते रहते हैं, तो उनको क्या कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो कि रिसेंटली एक्टिव हुए हैं और एक्टिवली क्राइम में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे नए व्यक्तियों का हिस्ट्री शीट खोलना ताकि उनकी निगरानी की जा सके, इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन हमारी सब थानों को दी गई है।
ताकि जो हमारा लोकल जो सामाजिक स्तर पे जो हमारा क्राइम होता है वो गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट भी लाएगी। वित्त विभाग ने अनुपूरक बजट का प्रस्ताव तकरीबन तैयार कर लिया है और आगामी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव मंजूरी के लिए लाया जाएगा। गैरसैंण में 21 अगस्त से 3 दिवसीय विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने फरवरी में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230.07 करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी दी है। हालांकि मौजूदा खर्च के लिए सरकार के पास पर्याप्त बजट है, लेकिन आगामी महीनों में उसे धनराशि की आवश्यकता होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।